हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को सेल ऑर्गेनेल्स का साइटोस्केलेटन वाला पोर्शन जो है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो ये साइटोस्केलेटन होता क्या है, पहले हम हेडिंग डाल दे रहे हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, ठीक है, ये हेडिंग हो गया हमारा। अब इसके बारे में हम पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बता दें कि साइटोस्केलेटन होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो सेल होते हैं तो सेल के अंदर क्या होते हैं, ये फाइबर, ठीक है, या तो फिलामेंट की तरह या ट्यूब ट्यूब की तरह ये पतले पतले ऐसे ही फैले होते हैं पूरे सेल में। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है। ये जो फिलामेंट होते हैं ये प्रोटीनेसियस होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द साइटोस्केलेटन इज ए द साइटोस्केलेटन skeleton is a complex network of protein filaments of the eukaryotic cell। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो साइटोस्केलेटन होता है इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये पूरा जो होते हैं नेटवर्क की तरह पूरे सेल में फैले होते हैं। और इनके ये जो फिलामेंट होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं, और ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सेकेंड पॉइंट। अब ये करते क्या है, ठीक है, तो इट इज़ कैपेबल फॉर रिस्पॉन्स रीपोजिशनिंग द इंटरनल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके पोजीशन को ये इधर से उधर करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं, या तो हट गए हैं तो उनको उनकी सेम पोजीशन पे लाने का काम भी यही साइटोस्केलेटन जो होते हैं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे इट इज़ कैपेबल फॉर repositioning repositioning the internal organelles the sorry ठीक है, the internal organelles। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, जो साइटोस्केलेटन रहते हैं ये सेल के शेप को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सेल को भी मूवमेंट कराते हैं, इनको वैसे कि माइग्रेट कर देते हैं एक प्लेस से दूसरे पोजीशन से पे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे चेंजिंग द cell shape and migrating the cell from one position to another। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेल के शेप को चेंज कर देते हैं, फिर माइग्रेट करा देते हैं सेल को वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन पे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, तो अब यहाँ फोर्थ वाला जो पॉइंट रहेगा इसमें हम देखेंगे जो मोस्ट यूकैरियोटिक होते हैं उनमें जो साइटोस्केलेटन रहता है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे मोस्ट यूकैरियोटिक cells contain 3 type of cytoskeleton। ठीक है, ये हो गया 3 टाइप। अब यहाँ पे हम तीनों का नाम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट हमारा हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे हम ए भी डाल दें, ए हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बी डाल दे रहे हैं, दूसरा हमारा हो जाएगा माइक्रोफिलामेंट्स। और तीसरा हमारा हो जाएगा सी वाला पोर्शन। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट।
फिलामेंट्स। ठीक है, ये हो गए इसके 3 टाइप। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला हम यहाँ पे ए वाला डाल दे रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगा हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किए थे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डी रॉबर्टिस एंड फ्रेंची। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम, दे वर डिस्कवर्ड बाय डी रॉबर्टिस एंड 2 साइंटिस्ट थे एंड फ्रेंची। ठीक है, फ्रेंची इन 1953 में इसकी इन्होंने डिस्कवरी की थी माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, साइटोस्केलेटन में तो 3 आ गया, तो अब 3 आ गए तो तीनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा ना। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अनब्रांच्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, तो इनका कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, दे आर ट्यूब लाइक अनब्रांच्ड सिलेंड्रिकल ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। अगर इनके डायमीटर की बात करें तो ये क्या होते हैं, 20 to 30 नैनोमीटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायमीटर 20 to 30 नैनोमीटर। ठीक है, इतना होता है इनका जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब नेक्स्ट देखें, हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की ही बात करेंगे अभी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब इनका क्रॉस सेक्शन काटा गया, ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जब उनके क्रॉस सेक्शन को काटा गया तो उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, इसके जो सब यूनिट होते हैं उसको प्रोटोफिलामेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लिख सकते हैं, इन ए क्रॉस सेक्शन माइक्रोट्यूब्यूल्स appears as an array of 30 row of सब यूनिट। ठीक है, सब यूनिट होते हैं, और ये जो सब यूनिट रहता है इसी को बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, ये होते हैं। अब ये जो सब यूनिट होता है ये क्या होते हैं, हेट्रोडाइमर के बने होते हैं जिसको कहते हैं ट्यूब्यूलिन। ठीक है, ये ट्यूब्यूलिन के बने होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, दिस सब यूनिट आर द हेट्रोडाइमर called ट्यूब्यूलिन। ठीक है, ट्यूब्यूलिन होते हैं ये। तो ये हो गया। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा इसके फंक्शन के बारे में, कि जो माइक्रो फिलामेंट होते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, मैकेनिकल फंक्शन करते हैं। ये जो सेल होता है सेल को मोटेलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करते हैं ये। तो यहाँ हम लिख देंगे मैकेनिकल फंक्शन
और क्या करते हैं, मार्फोजेनेसिस करते हैं ये, मार्फोजेनेसिस। नेक्स्ट हो जाएगा सेलुलर पोलैरिटी एंड मोटेलिटी एंड मोटिलिटी, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, ये सब इनके काम है। अब नेक्स्ट हो जाएगा इसमें दूसरा, इसका फंक्शन की बात करें, ये जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं उसके बेसल बॉडी और जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं इन सीलिया फ्लैजेला basal bodies and centrioles microtubules is the main components. Microtubules is the main components. ठीक है, इसमें जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स मेन कंपोनेंट होते हैं, जैसे सीलिया हो गया, फ्लैजेला हो गया, बेसल बॉडीज हो गए एंड सेंट्रियोल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स का मेन रोल होता है। ठीक है, तो ये हो गए पूरे माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, अब यहाँ बी वाला हम हेडिंग डाल दे रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ये माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये सिलेंड्रिकल होते हैं, फाइबर्स के बने होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये मोटाइल पार्ट होते हैं साइटोस्केलेटन के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दे represent active or motile part of the cytoskeleton. ठीक है, दे रिप्रेजेंट एक्टिव और मोटाइल पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये जो साइटोस्केलेटन का सबसे एक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, अब अगर इनके कंपोजिशन की बात करें कि किन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, कंपोजिशन, तो ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रिच होते हैं। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में आ जाएंगे एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन सी, ठीक है, अल्फा एक्टिनिन, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम दे कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल proteins like actin, myosin, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन हो गया है, ट्रोपोनिन हो गया, ट्रोपोनिन सी है। ठीक है, और अल्फा एक्टिनिन, और हो जाएंगे अल्फा एक्टिनिन ATC। ठीक है, इन सब से मिलके हमारा जो माइक्रोफिलामेंट बने होते हैं। अब इनके फंक्शन की बात करें, तो जो फंक्शन होगा माइक्रोफिलामेंट का, ये क्या करता है, ये साइक्लोसिस वाला काम करते हैं। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म रहता है उसको मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, या तो अमीबॉइड मोशन, ठीक है, जैसे अमीबॉइड मोशन होता है उसके थ्रू ये उसको मोशन प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ लिख देंगे दे
प्ले मेजर रोल इन साइक्लोसिस, ठीक है, साइक्लोसिस एंड अमीबॉयड मोशन, ठीक है। साइक्लोसिस का वही मतलब गोल गोल घूमना, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है गोल गोल घूमेगा, अमीबॉयड का मतलब वही, ठीक है, संकुचित होकर घूमना। तो ये सारे जो मोशन होते हैं ये माइक्रोफिलामेंट के थ्रू ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं, हमारा हो जाएगा थर्ड वाला पोर्शन सी, ठीक है। अब उसमें हो जाएंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिलामेंट्स, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इसके अंतर्गत हम देखें ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल फाइबर के बने होते हैं और ये थीकर होते हैं, माइक्रोफिलामेंट से मोटे होते हैं ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। इसमें पॉइंट वाइज लिखते चल रहे हैं हम। these are structural filament, these are structural fibers, structural fibers that are thicker than microfilament, ठीक है। ये माइक्रोफिलामेंट्स से मोटे होते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इनके जो होता है मार्फोलॉजी और अब इनकी जो होता है मार्फोलॉजी के बेसिस पे अगर हम देखें और इनकी लोकलाइजेशन के बेसिस पे देखें तो इनको जो होता है कि 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ morphology and localization it can be grouped into 4 main type, ठीक है, 4 मेन टाइप, इनको 4 टाइप में डिवाइड कर दिया गया। तो पहला हमारा हो जाएगा केराटिन फिलामेंट, ठीक है। दूसरा हो जाएगा न्यूरोफिलामेंट, थर्ड हो जाएगा ग्लियल फिलामेंट, ठीक है, ग्लियल फिलामेंट और फोर्थ एंड लास्ट वाला हमारा हो जाएगा हेट्रोजीनस फिलामेंट, ठीक है। ये हो गए इसके 4 टाइप। अब नेक्स्ट पेज हम ले रहे हैं तो इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा अब उसकी बात करें तो इसमें हो जाएगा जो हमारे ये इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं ये रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं जो कॉल्चिसिन होता है उसके थ्रू, एंड ये सेंसिटिव होते हैं प्रोटियोलिसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट are resistant to colchicine and sensitive to proteolysis
सेंसिटिव टू सॉरी ठीक है, सेंसिटिव टू प्रोटियोलिसिस। ठीक है, अब प्रोटियोलिसिस का मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन का टूटना। तो ये पूरा ओवरऑल हो गया हमारा साइटोस्केलेटन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम साइटोस्केलेटन के बारे में बताएं, उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में। ये 3 टाइप के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, फिर उनके बारे में हम डिटेल में देखे हैं, उनके फंक्शन के बारे में, उनके कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।